नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी, सीमा हैदर ने लगाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों की, हरियाणा के कैथल में सुरजेवाला के विवादित बयान की। बात करेंगे वाराणसी में पीएम मोदी को हरा सकती हैं प्रियंका गांधी, संजय राउत के बड़े दावे की। हरिद्वार में लगातार मूसलाधार बारिश की, साथ ही जानेंगे शिमला में भारी बारिश से ढहे शिव मंदिर की। बीजेपी विधायक के बेटे को पुलिस ने महिला मित्र के घर से किए गए गिरफ्तार की। बात करेंगे 28 अगस्त को फिर शोभा यात्रा हिंदू महापंचायत में फैसले की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत पर बड़े हमले की। असुद्दीन ओवैसी पर हुआ जानलेवा हमले की। और आखिर में बात करेंगे बांसुरी स्वराज ने आप नेता सौरभ भारद्वाज को बताए अज्ञानी की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर सुर्खियों में बनी रहती है। अब सीमा ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार उसके वीडियो वायरल हो रहे हैं। आपको बता दें, हर घर तिरंगा अभियान के तहत सीमा हैदर ने रबुपुरा में स्थित अपने घर पर तिरंगा लगाया। इस दौरान उसका पति सचिन और अधिवक्ता AP सिंह भी वहां मौजूद रहे। इतना ही नहीं, सीमा ने अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज लगाकर भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे तो लगाए ही, साथ ही पाकिस्तान मुर्दाबाद भी कहने लगी। देखें ये वीडियो। भारत माता की जय, नरेंद्र दास मोदी जी की जय, योगी जी की जय, मोदी जी की जय, योगी जी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने बीजेपी को वोट देने वाले और बीजेपी समर्थकों को राक्षस बताया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मैं उन्हें श्राप देता हूं। रणदीप सुरजेवाला हरियाणा के कैथल में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने ये बयान दिया। सुरजेवाला का ये वीडियो वायरल हो रहा है। कार में भी मुझे पता, आपने बताया था यही परिस्थिति है, परंतु वो सारे साथी फिर भी आए। ये उनके विश्वास को दर्शाता है। 17-18 किलोमीटर चिलचिलाती गर्मी में जहां लोग बेहोश हो रहे थे, शैलजा जी, किरण जी और मैं चलकर मुख्यमंत्री के निवास तक गए। क्यों? क्या तकलीफ थी? क्योंकि हरियाणा के 11,22,000 नौजवान जो CET के पेपर में सरपंच साहब बैठे थे, जो हमारे बच्चे, हमारी बेटी और बेटियां हैं, जिनको पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर हमने बड़ा किया इस उम्मीद से कि कल को उन्हें रोजगार मिलेगा तो हमारे घर का खर्चा चलाने में हमारी मदद करेंगे, उन बच्चों की आत्मा रो रही थी। उन बच्चों की आत्मा रोती है। वो बच्चे चिलचिलाती धूप से मेरी बहन नहीं डरते। वो बच्चे दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर के अत्याचार से डरते हैं, उनके सताए हुए हैं। उन्हें मौका नहीं मिल रहा जिंदगी में। उनके पेपर को, उनके भविष्य को मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला मंडी में गोली लगाकर बेच रही हैं। इसलिए 17 किलोमीटर हम पैदल चलकर गए। उस जालिम का दरवाजा खटखटाने के लिए, जोड़ी फैलाकर उन बच्चों के लिए, हमारी बेटियों और बेटों के लिए न्याय मांगने के लिए। नौकरी मत दो, मौका तो दो नौकरी में बैठने का। आप तो मौका भी छीन रहे हो। अरे राक्षसो, भाजपा जजप्पा के राक्षसो, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के मां बाप से पूछो, तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना।
जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या नहीं, और लड़ेंगी तो किस सीट से? इस चर्चा के बीच शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने प्रियंका गांधी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी तो निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगी। संजय राउत ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर प्रियंका गांधी वाराणसी चुनाव लड़ती हैं तो पीएम मोदी के लिए जीतना मुश्किल हो सकता है। उन्होंने कहा कि मैं आश्वस्त हूं कि प्रियंका जीतेंगी। वाराणसीतून जर प्रियंका गांधी निवडणुकीला उभ्या राहिल्या तर मोदींना वाराणसी सोडणं कठीण जाईल आणि प्रियंका गांधी जिंकतील असं मला खात्री आहे। वाराणसीत यावेळेला अमेठी, रायबरेली, वाराणसी इथे वेगळे निकाल लागतात। देशाचं राजकारण पूर्णपणे बदलतं। राहुल गांधींच्या मागे देश उभा राहील असं चित्र मी पाहतो। त्याच्यामुळे ही जी चिडचिड चालू आहे भारतीय जनता पक्षात आणि मोठ्या नेत्यांमध्ये, ती राहुल गांधीला मिळत असलेल्या पाठिंब्यामुळे। पहाड़ों पर फिर से आफत की बारिश हो रही है। उत्तराखंड में 15 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। इसका असर भी दिखने लगा है। चमोली में कल रात से तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां जनजीवन प्रभावित हुआ है। तेज बारिश की वजह से नंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। घरों में, दुकानों तक में पानी आ गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर में रेड अलर्ट जारी किया गया है। होता है 2 चरण में होता है। तो अभी गंगा जी अपने लेवल से लगभग 75 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, और सुबह 4 बजे हमारा गंगा का जो जल स्तर था मैक्सिमम रहा, जिसका लेवल लगभग 294.95 रहा था, और जो जिसका डिस्चार्ज 3,16,499 क्यूसेक था। फिलहाल जो है हमने हमारा पूरा स्टाफ यहाँ मौजूद है और अलर्ट हुआ है, और जो भी नीचे हमारी चौकियाँ हैं, बाढ़ चौकियाँ, सबको अलर्ट कर दिया गया। प्रशासन का पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ बारिश के चलते भूस्खलन हो गया। भूस्खलन की चपेट में शिव मंदिर आ गया। ऐसे में सावन के सोमवार पर पूजा करने पहुंचे करीब 50 लोग मलबे में दब गए। 9 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि अन्य श्रद्धालुओं को निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में आदिवासी युवक को गोली मारने वाले बीजेपी विधायक राम लल्लू वैश्य के बेटे विवेकानंद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपनी महिला मित्र के घर में छिपा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी विवेकानंद वैश्य पर एसपी ने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। अपराध क्रमांक 534/23, धारा 360, 294, 323, 506, 34 IPC और 25-27 आर्म्स एक्ट। इसके अलावा 325 SC/ST एक्ट के आरोपी की पता तलाश बहुत दिन से जारी थी। तो 13/8/23 की मध्य रात्रि आरोपी विवेकानंद वैश्य उम्र 42 साल निवासी मठौली पुलिस ने मुखबिर की प्राप्त सूचना के आधार पर रेड कार्रवाई की, और आरोपी की ही महिला मित्र जो चटका निवासी है, आई थिंक चटका बस्ती के पास उसका घर है, वहीं से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। हरियाणा के नूंह में हुई हिंसा को लेकर रविवार 13 अगस्त को पलवल के पौंड्री गांव में हिंदू संगठनों द्वारा सर्वजातीय 52 पालों की महापंचायत का आयोजन किया गया। इसमें विश्व हिंदू परिषद VHP की ब्रजमंडल जला अभिषेक यात्रा को 28 अगस्त को फिर से शुरू करने की घोषणा की गई है। भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय सचिव हूँ टिकैत ग्रुप का, और जो हमारे इन सारे जिलों में सौरोत जो खाप है जिससे मैं संबंध रखता हूँ, वो सबसे बड़ी खाप मानी जाती है, और वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। इसलिए सारे फैसले सुनाने की जिम्मेदारी हमें सौंप दी गई, तो वो सुना दिया हमने। तो फैसला ये हुआ है कि सबसे पहले पंचायत की तरफ से जो बेचारे दिवंगत आत्मा है उनका तो श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दूसरा, जो बेचारे चले गए हैं उन परिवारों को 1 करोड़ रुपया मुआवजा और 1 सरकारी नौकरी देने की पंचायत की तरफ से मांग की गई है। जो घायल हैं वेंटिलेटर में उनके परिवारों को 50 लाख रुपए की मांग की गई है। चौथा, जितने भी केसेस यहाँ दर्ज हुए
उन जितना भी ये घटना हुई है, जितनी भी ये हिंसा हुई है, जो भी दंगा हुआ है, उस सब की सरकार से हमने मांग की है, पंचायत ने एनआईए जांच करे, ताकि जिसकी किसी की अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कहीं भी कोई साजिश हो या सीधा जुड़ा हुआ है, उस सब की दूध का दूध पानी सामने आ जाए। तो मौजूदा जांच पर यकीन नहीं है, हम ये कह सकते हैं। हमने तो एनआईए की बात कर दी ना, पंचायत का फैसला है, पंचायत इसी उस पर तो किया है हमने। अच्छा, यात्रा को लेकर भी कहा गया, वो क्या कहा गया 28 तारीख के लिए यात्रा, थोड़ा सा उसका खाका बता दीजिए, क्या रूपरेखा? नहीं, खाका तो वो बनाएंगे जो हमारे जो संगठन जो यात्रा निकालेंगे, धार्मिक संगठन, खाका वो बनाएंगे। उन्होंने निवेदन किया पंचायत के सामने कि हमारी अधूरी यात्रा रह गई है, हम निवेदन कर रहे हैं पंचायत के सामने हमारी उस यात्रा को स्वीकृति प्रदान करें। उन्होंने निवेदन किया, हमने विचार विमर्श करके ये तय किया हमारी तरफ से स्वतंत्र हो, आप 28 तारीख को निकालो और पंचायत का जिस प्रकार से समर्थन है आप रहो, और छूट है जो भाई जाना चाहे यात्रा में जाए। किसी समाज के दूसरे समाज के खिलाफ कोई बात करना ही उचित नहीं है, क्योंकि हमारा स्वार्थ तभी सामंजस्य बना रह सकता है जब आपस में इकट्ठे मिलजुल करके भाईचारे के साथ रहेंगे। ये अपील मैंने की है और वो पंचायत शायद अभी चल रही है, तो उसकी जानकारी मैं लूंगा इस कार्यक्रम के बाद। यात्रा निकालने की बात हो रही है, क्या आप लोग उसके लिए तैयार हैं? सरकार जैसा सामने उनकी ओर से विषय आएगा उसके बाद ही बात करेंगे, क्योंकि अभी तो 15 अगस्त की तैयारियों में सब लोग लगे हैं। इसके बाद वो कब कार्यक्रम करते हैं, कितना करते हैं, कैसा करते हैं, जैसे परमिशन वो लेंगे सरकार से उस हिसाब से। हमने हर तरह से प्लान करके रखा हुआ था, पुलिस की तरफ से और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, और दूसरी एजेंसीज भी पूरा यहाँ पे अलर्ट थे। लेकिन यहाँ सब कुछ शांतिपूर्वक निकला, जैसे आप लोगों ने भी देखा है। कुछ उन्होंने डिसीजंस अपने एक डेमोक्रेटिक वे में लिए हैं, तो वो हालांकि काफ़ी लंबा टाइम लगा, लगभग 10 बजे से ये चल रही थी, अभी 4 बजे कंक्लूड हुआ, लेकिन कुछ भी इसमें अप्रिय घटना नहीं हुई। पुलिस का हमने हर तरह से नाके लगा रखे थे जगह जगह पे, और कुछ भी ऐसा अशांति वाला माहौल नहीं बना, तो दैट्स ऑल राइट। सर, स्पीचेस को मॉनिटर किया गया था कि कुछ नेता थे यहाँ पे, उनका थोड़ा सा बहाव दूसरी जगह चला गया था, ऐसा मॉनिटर कुछ किया गया? लेकिन जितना मैंने देखा पूरा असेंबली में, जितना मैंने सुना, बीच बीच में मैं इधर उधर और भी मूवमेंट कर रहा था, तो कुल मिला के दिस वाज वेरी पीसफुल, और कोई ऐसा एक्सट्रीम कोई स्पीच किसी का नहीं नोटिस में आया अभी तक। तो उस हिसाब से, एंड कई सारे इसमें पॉलिटिकल लीडर्स भी थे जो देखने में आया, उसके अलावा दूसरे समाज के संगठनों से लोग थे, तो सबने अपनी जो एक लैंग्वेज थी उस पर बहुत कंट्रोल रखा। वो कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे यंगस्टर्स भी थे, तो उनकी तरफ से भी मैं ये कहूँगा कि उनका अपना एक डिसिप्लिन्ड वे में ये रखा गया, तो काफ़ी ठीक रहा। बस में ही लोगों को बैठाकर एक एक घर में 4-4 सब इंस्पेक्टर बनते हैं, ये भी जादू राजस्थान में चल रहा है। ये कहना है केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का। रविवार को सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के विजय बूथ संकल्प बैठक में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार पर जमकर तंज कसा। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत से सरकार बनने का दावा किया। लोग, राजस्थान की जो जनता है वो पूरा उनको समझ है कांग्रेस पार्टी क्या है, कांग्रेस पार्टी इस 5 वर्ष में क्या क्या, 4.5 वर्ष में क्या क्या किया है, वो सब जानते हैं। अत्यंत भ्रष्ट सरकार देश में है तो अभी राजस्थान है, अत्यंत बलात्कार ज्यादा होने का प्रदेश कई है तो राजस्थान है। पेपर लीक, मोर देन 16 टाइम पेपर लीक हो गया है, और किसी के ऊपर शुरुआत में तो एक्शन भी नहीं हुआ। हर बार मुख्यमंत्री समर्थन करने का कोशिश करते हैं, तो ये व्यक्ति अभी मोदी जी को बोल रहे हैं, ये तो एक तरह अपहास्य है, ये तो हास्यास्पद है। और अब खबर असुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने दावा किया है कि उनके दिल्ली स्थित सरकारी बंगले पर पत्थर फेंककर किसी ने शीशा तोड़ दिया है। ये दावा उन्होंने घर के केयरटेकर के हवाले से किया है। इसकी शिकायत उन्होंने पुलिस से की है और शिकायत के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल भी की है। दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पास होने के बाद अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है।
लेकिन इस पर बहस खत्म होती नहीं दिख रही। अब अधिवक्ता और बीजेपी नेता और बांसुरी स्वराज और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज इस मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। मुझे आश्चर्य है कि सौरभ भारद्वाज जी, जो स्वयं एक वकील हैं, वो ऐसी बात कर रहे हैं जिससे संवैधानिक प्रावधानों और कानून की अज्ञानता झलकती है। देखिए, 11 मई 2023 को जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट पास करी, तो इसके पैराग्राफ 164F में ही ये बात कही गई है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स दिल्ली सरकार के पास हैं, वो पार्लियामेंट के बनाए गए किसी भी कानून के अधीन होंगी। इसका मतलब है कानून बनाने की स्वतंत्रता और प्रधानता पार्लियामेंट के पास है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इस निर्णय का बेसिस या फाउंडेशन आता है आर्टिकल 239AA ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान आर्टिकल 239AA सब आर्टिकल 3 के तहत ये कहता है कि दिल्ली क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है, वो चैप्टर 8 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये स्वतंत्रता है कि जो भी वो कानून बनाए, दिल्ली का प्रशासन उसी के तहत चल सकता है। इसलिए ये जो नया कानून आया है, ये 11 मई के जजमेंट का भी अनुसरण करता है, ये संवैधानिक प्रावधानों का भी अनुसरण करता है, और इसीलिए मुझे यकीन है कि जब ये चैलेंज अगर आम आदमी पार्टी करती है सुप्रीम कोर्ट में, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस नए कानून को अपहोल्ड करेगा। रखते हुए इन such a situation लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट फ्रॉम above cannot run the government. It is not possible. When its matter comes to court, the court will overturn law and order implement situation. Till then there will be chaos. LG will run the government arbitrarily and will stop the work of the public. देखिए, माननीय सौरभ भारद्वाज जी की ये राजनीतिक टिप्पणी है। वो एक ऐसे सरकार के मंत्री हैं जो माननीय राज्यपाल, उपराज्यपाल जी से हर मुद्दे पे झगड़ते हैं। वो एक झगड़ालू सरकार है, वो एक निष्क्रिय सरकार है जो केवल बहानेबाजी करती है, जो मीडिया के लोगों के सामने एक राजनीतिक बेबसी दिखाती है। क्यों वो काम नहीं कर सकते? मुझे पूरा यकीन है कि इस लॉ के तहत वापस से संवैधानिक प्रावधानों से प्रशासन माननीय एलजी के तहत अब चल पाएगा। और मैं जानती हूं कि हमारे माननीय एलजी इस कुशासन से और इस ब्यूरोक्रेटिक लथार्जी से दिल्ली की जनता को निकालेंगे, वापस दिल्ली की जनता के लिए काम हो पाएगा और उनके यानी माननीय एलजी साहब के कुशल नेतृत्व में वापस प्रशासन सुचारू रूप से चल पाएगा। भारत का संविधान भारत की जनता का, भारत के जनमानस का ही एक डिस्टिलेशन है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड फॉर वी द पीपल, यानी ये जो प्रावधान आए हैं आर्टिकल 239AA, ये भारत की जनता का ही, उसी की इच्छा को प्रकट करता है। इसको Delhi government minister and AAP MLA Saurabh Bharwaj putting some serious allegation on central government regarding Delhi services bill. He says the Supreme Court can overturn the bill bring by the government of India. I am quite surprised that Honorable Saurabh Bharद्वाज ji himself is a lawyer, but his statement, it seems, a lack of knowledge of constitutional provisions and of law itself. As you're aware that on the 11th of May 2023, the Honorable Supreme Court of India, vide a constitutional bench judgment itself in paragraph 164F, has stated that the executive powers of the Delhi government are subject to the powers of the union government, which are conferred upon the union government by any law enacted by Parliament. So Parliament has supremacy in making any laws for the Delhi territory. Now, where does this foundation, the foundation for finding of the Supreme Court judgment, lies in Article 239AA of the Indian Constitution.
The Constitution is made for we the people. The Constitution is a representation of the will of the people of India. It's a distillation of the thoughts and the processes of the people of India. So it is the will of the people of India through the Constitution, which says through Article 239AA sub-Article 3 that the Parliament has absolute supremacy to make any law for the governance of any provisions or any aspect of governance in the Delhi government. And therefore, I am very confident that the new law, which is not only in consonance with the Constitutional Bench judgment of 11th of May 2023, is also in accordance with constitutional provisions. And therefore, the Honorable Supreme Court, I am confident that they will uphold the new law. Also put some serious allegations on LG by saying that he can overturn the decisions of Delhi government of transfer and posting, but Supreme Court can turn it out. I think this is a political statement made by Shri Saurabh Bharadwaj ji. The Aam Aadmi Party government is one that is known for making excuses for its non-functioning. It is a government that is quarrelsome. They fight and gesticulate with the Honorable Lieutenant Governor on every aspect. It is only because of their non-functioning that there has been a lethargy that has crept into the governance in Delhi. And I am confident that the new law is going to be an enabler and will put an end to the constant chaos and gesticulation that is caused by the Aam Aadmi Party government. I am confident that the Honorable LG is going to work tirelessly for the betterment of the people of Delhi, and once again the Delhi will be administrated in according to constitutional provisions and as per law, as guided by the Honorable Supreme Court of India and the Constitution of India. Thank you.